Hello, friends, and welcome to Hello Adhyapak. Today we are going to discuss about Chapter 1 of Class 8 English, the best Christmas present in the world. So, without wasting any time, let us start the chapter. Okay, before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. यहाँ पे ये कहा गया है हमसे कि कुछ डेट्स और पीरियड्स हिस्ट्री के ऐसे होते हैं जिनको हर कोई जानता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? तो यहाँ पर जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं ये ऐसे ही एक डेट और इवेंट के बारे में आपको बताएगा. एक वॉर जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1914 में हुआ था. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? तो ये वॉर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से लेके 1919 तक चला था. डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? अब यहाँ पर आपको कुछ डेट्स दी गई है और आपसे पूछा गया है कि क्या आप इन डेट्स के बारे में जानते हैं. पहली डेट है 4 जुलाई 1776. तो इस दिन क्या हुआ था, जो यूएसए जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी 13 कॉलोनीज ने खुद को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया था. दे अनाउंस देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट इज 17 दिसंबर 1900. तो ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन जो राइट ब्रदर्स थे, आई एम श्योर आपने सुना होगा, राइट ब्रदर्स जो थे इन्होंने पहली बार कोई अपना खुद का प्लेन बनाकर उसको उड़ाया था. 6 अगस्त 1945, ये हम सबको पता है. इस दिन जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर. ये अमेरिका ने गिराए थे जापान के ऊपर. 30 जनवरी 1948, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडिया. और इस दिन जो है हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी को गोली मारी गई थी. वी ऑल नो दैट. 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ था, इस दिन ह्यूमन रेस में पहली बार जो है कोई इंसान स्पेस में गया था. यू नो द फर्स्ट पर्सन, यूरी गैगरिन का आपने नाम सुना होगा, वो सोवियत रूस के जो है थे. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस. ठीक है, अब ध्यान रखना, द फर्स्ट पर्सन ऑन मून इज डिफरेंट एंड द फर्स्ट पर्सन इन स्पेस इज डिफरेंट. स्पेस में जाने वाला पहले इंसान जो थे वो यूरी गैगरिन थे, और जो मून पे गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो गए थे 20 जुलाई 1969 को. तो फर्स्ट पर्सन ऑन मून इज 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज 1961 में यूरी गैगरिन वाज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द स्पेस. लेट्स स्टार्ट. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. तो जो राइटर है वो ये कहता है कि मैंने एक रोल टॉप डेस्क जो है वो एक जंक शॉप में, कबाड़ी की दुकान पे देखा ब्रिडपोर्ट में. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century. तो ये कब की बात है? अर्ली 19th century की बात है ये. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव. मैं ऐसा ही एक रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहता था लेकिन जो नए हैं वो बहुत ही महंगे हैं. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लैक क्लमजी मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. तो रोल टॉप डेस्क कैसा होता है अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ. ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक तरीके का रोल टॉप डेस्क होता है और इसी को रोल टॉप डेस्क कहा जाता है. तो जैसा कि आप देख रहे हो ये भी बैड कंडीशन में है. कुछ कुछ ऐसा ही जो है हमारी स्टोरी में जो दिया हुआ है वो भी ऐसा ही था. तो जैसा अभी ये आपको बैड कंडीशन में दिख रहा है वैसा ही बैड कंडीशन में वो था. स्टोरी में वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था. उसकी जो लेग है वो भी सही नहीं थी और उसके ऊपर कई जले हुए निशान भी थे, मतलब वो कई जगह से जला हुआ था. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये काफ़ी सस्ता मिल रहा था. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, और मुझे लगा कि मैं इसको वापस ठीक कर लूँगा. इट वुड बी रिस्की, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. ये थोड़ा सा मुश्किल काम था, एक चैलेंज की तरह था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे ये लेना ही पड़ा. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम.
at the back of the garage. तो मैंने उस आदमी को पैसे दिए और उससे ये खरीद कर ले आया अपने घर. I began to work on it on Christmas Eve. और जिस दिन क्रिसमस थी उस शाम को मैं इस पे काम करने लगा, यानी मैं इसको ठीक करने में जुट गया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. और मैंने उसके खोला, उसके drawers निकाले. The veneer had lifted almost everywhere. Okay. वेनीर क्या होता है? जैसे सनमाइका हम कई जगह पे लकड़ी के ऊपर चिपका देते हैं ना, ऐसे ही कोई प्लास्टिक की चीज या डेकोरेटिव वुड जो है, जो हम उसके ऊपर लगाते हैं लकड़ी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वेनीर. तो जो वेनीर है वो कई जगह से उखड़ गया था. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पानी की वजह से खराब. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क. और पानी और आग दोनों की वजह से इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, डैमेज हो चुका था. ये यहाँ पर लिखा है टेकन देयर टोल ऑन मीन्स डैमेज्ड. ओके. द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट. और जो एक ड्रॉयर था वो काफ़ी अटक गया था, उसमें निकल नहीं रहा था उससे. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैं हर कोशिश कर चुका था कि मैं उसको आराम से किसी तरह से निकाल सकूं. इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. और आखिर में मुझे ताकत लगानी पड़ी. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर. तो जब उसने ताकत लगाई, उसने क्या किया, अपना एक मुट्ठी बांधी मुक्का और साइड से मुक्का मारा. वो जो ड्रॉर था वो अपने आप खुल गया और फिर उसके अंदर से एक सीक्रेट ड्रॉर निकली. देयर वॉज समथिंग इन देयर. उसके अंदर कुछ दिखा. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. और उसके अंदर से उसको एक ब्लैक टिन बॉक्स मिला. सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting. Okay. तो उस बॉक्स को जो है सेलो टेप से बांध रखा था, फिक्स कर रखा था, और उसके ऊपर एक नोट था जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कांपते हुए हाथों से लिखा हुआ है. जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950. और उस पर लिखा हुआ था कि ये जिम का लास्ट लेटर है जो कि 25 जनवरी 1915 को मिला है. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. और वक्त आने पर ये मेरे साथ ही जो है दफन हो जाएगा. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. मुझे पता था कि मुझे ये बॉक्स नहीं खोलना चाहिए. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. लेकिन मैं उस बॉक्स को देखकर इतना क्यूरियस हो गया था कि मैं अपने आप को उस गलत काम करने से भी रोक नहीं पाया. इट यूजली डज. हालांकि मैं गलत काम नहीं करता हूँ. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप. द एड्रेस read Mrs. Jim MacPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. तो ये वो पता लिखा हुआ था. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. मैंने उस लेटर को निकाला और उसको खोला. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड ऑन एट द टॉप. वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके टॉप पर लिखा हुआ था December 26, 1914. और December 26 मीन्स 25 दिसंबर के बाद, यानी कि क्रिसमस से अगला दिन. कॉम्प्रिहेंशन चेक. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप. जंक शॉप में उसको क्या दिखा था? ही फाउंड अ रोल टॉप डेस्क. सेकंड, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर. सीक्रेट ड्रॉर में उसको क्या मिला? तो ये हमने अभी देखा कि उसको सीक्रेट ड्रॉर में एक ब्लैक बॉक्स मिला था जिसके अंदर एक लेटर उसको मिला था. हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर. आपको क्या लगता है वो वहां पर किसने डाला होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली ये जिम ने ही लिखा होगा अपनी वाइफ के लिए. डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल. तो लेटर इस तरह से स्टार्ट था. डियरेस्ट कोनी, मैं इतना खुश हूं तुम्हें ये लेटर लिखते हुए क्योंकि इस वक्त जो हुआ है वो बहुत ही खास है और बहुत ही वंडरफुल हुआ है जो अभी हुआ है, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू बी इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग. तो वो कह रहा है कि हम सब अपनी पोजीशन लेकर जो है ट्रेंचेस में खड़े हुए थे कल सुबह. कल मतलब येस्टरडे सुबह, क्रिसमस की मॉर्निंग पर, यानी कि 26 तारीख को ये लेटर लिखा है तो 25 तारीख की बात बता रहा है.
ट्रेंचेस का मतलब होता है कि ये जो आर्मी वाले खड्डे खोदकर और उसमें खड़े हो जाते हैं ना अपनी बंदूकें तान के, उस तरीके से। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। तो वो कह रहा है कि हर तरफ जो है शांति थी, एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था सुबह का, ठंड थी, फ्रॉस्ट था, जैसा कि एक क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। मैं चाहता तो ये हूँ कि मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैंने ये शुरुआत की, बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट। लेकिन सच्चाई ये है कि इसको फ्रिट्ज ने शुरू किया। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, और हमने अपोजिट साइड यानी कि दुश्मनों की तरफ से एक वाइट फ्लैग लहराता हुआ देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। अब नो मैंस लैंड क्या होती है? बॉर्डर का वो हिस्सा जो किसी भी कंट्री के हिस्से में नहीं होता, उसको नो मैंस लैंड कहा जाता है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो उस तरफ से आवाज आई क्रिसमस की बधाइयां देने की। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." अभी हम हैरान ही थे ये सरप्राइज सुनकर, इतने में हमारी तरफ से किसी ने वापस जवाब दे दिया कि आपको भी क्रिसमस की बधाइयाँ। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, और फिर हम सब ने उसको वापस विश किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और तभी उनमें से किसी एक जो सोल्जर था वो खड़ा होके उसने वाइट फ्लैग फहराना शुरू कर दिया। डोंट शूट लैड्स। तो वो कह रहा है साथियों मुझे शूट मत करना। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देर वॉज अनदर फ्रिड्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर। फ्रिड्स क्या होता है? फ्रिड्स एक्चुअली जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं उनको आमतौर पर कॉमन नेम में जो है फ्रिड्स कहा जाता है। एंड ही स्टूड ऑन पैरापेट। तो एक ये छोटी सी दीवार है जो मतलब खड्डा खोद के और उस मिट्टी निकाल के सामने रख लेते हैं। इट इज लाइक दैट। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, अपना सर जो है नीचे ही रखना। बट इट वॉजंट, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी। एक जर्मन जो है, जो फ्रिट्स था, उसने बोतल को हिलाते हुए कहा कि आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स। स्नैप्स क्या होती है? एक जर्मन ड्रिंक है, जर्मनी में बना हुआ ड्रिंक जो है ग्रेन से बनता है। वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। तो इतना कह के कि हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, और वो जो है दर्जनों सोल्जर्स जो हैं जर्मनी के, वो आगे की तरफ बढ़ गए। अक्रॉस नो मैंस लैंड मतलब नो मैन लैंड से आगे की तरफ आने लगे, उनकी तरफ आने लगे, और उनके हाथ में राइफल नहीं थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट सेटअप, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। तभी जो मॉरिस है उसने कहा कि चलो दोस्तों, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर वहां वो रुके ही नहीं, वो आगे ही बढ़ते गए। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. तो वह कह रहा है कि मैं उनका ऑफिसर था और मेरे साथी जो है आगे बढ़ रहे थे, मुझे उनको रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने उनको रोका। All along their lines and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. तो ये कह रहा है कि फिर मैंने दोनों तरफ से लोगों को एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए देखा। एक तरफ से ग्रे कोट्स आ रहे थे, एक तरफ से खाकी कोट्स आ रहे थे, और वो एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच में, वॉर के बीच में हम पीस जैसा कुछ अनुभव कर रहे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो वो ये कह रहा है कि कोनी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि उस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स थी जब मैंने उस फ्रिट्ज ऑफिसर्स की आंखों में देखा,
जो मेरी तरफ बढ़ रहा था और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपना नाम बताया, हैंस वुल्फ, और उसने मेरा हाथ बड़े प्यार से पकड़कर मुझे कहा कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ और ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, और उसने क्रिसमस का विश की। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. फिर मैंने उसको रिप्लाई किया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है और मैंने उसको क्रिसमस की बधाइयाँ दी। मैंने कहा कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में है। Ah, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. And we talked, Connie, how we talked. He spoke almost perfect English. तो जब मैंने उसको अपने बारे में बताया तो वो मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा डॉर्सेट, डॉर्सेट के बारे में तो मैं जानता हूँ। फिर हमने अपनी रम और उसकी सॉस जो है वो शेयर की, और हम काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे, और उसकी इंग्लिश बहुत ही परफेक्ट थी। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन उसने कभी भी डॉर्सेट में कदम नहीं रखा था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उसको इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी पता था वो उसको स्कूल और उसकी किताबों से पता लगा, जो वो इंग्लिश में पढ़ता था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी एंड हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो उसके फेमस राइटर का नाम था थॉमस हार्डी और उसकी फेवरेट किताब का नाम था फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बैथशेबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो उस नो मैन लैंड में जहाँ हम बैठे थे, वहाँ हम बैथशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जन ट्रॉय के बारे में बात कर रहे थे। ये तीनों जो हैं कैरेक्टर्स हैं उस किताब के, जो थॉमस हार्डी ने लिखे थे, इसका नाम हमने देखा फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इसके कैरेक्टर्स हैं ये बैथशेबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय। डॉर्सेट उस जगह का नाम है जहाँ से वो है। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो। तो उसकी एक बीवी है, उसका एक बेटा है जो 6 महीने पहले ही जिसने जन्म लिया है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। तो वो कह रहा है कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी उस नो मैन लैंड में कई जगह ग्रुप्स में खड़े हुए थे लोग, जो खाकी और ग्रे पहने हुए थे। एक ग्रे पहने हुए थे और एक खाकी पहने हुए थे। और वो ये कह रहे हैं कि वो सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, बातचीत चल रही थी उनकी, पी रहे थे, खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड what was left of your wonderful Christmas cake, कोनी। हैंस वुल्फ और मैंने बाकी का जो क्रिसमस केक जो तुमने भेजा था, जो भी बचा था, उसको शेयर कर रहे थे। ही थॉट द मैजिपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। अब मैजिपैन क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली बादाम का हलवा। तो उसको बादाम का हलवा बहुत अच्छा लगा। एंड ही सेड आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। मतलब वो दुश्मन था मेरा, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की बातों को हाँ हाँ कर रहे थे कि हाँ सही बोल रहे हो आप। दे नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनी। और इस तरह की क्रिसमस पार्टी मैंने पहले कभी नहीं मनाई थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। तब पता नहीं किसने एक फुटबॉल निकाली। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. उसके बाद उन्होंने जो कोट पहने थे उन कोट्स का उन्होंने ढेर बना के और गोल पोस्ट बना लिए, और फिर उसके बाद उस नो मैन लैंड में टॉमी और फ्रिट्ज की टीम्स जो है वो फुटबॉल खेलने लगी। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep our out the cold as much as anything. हैंस वुल्फ और मैं बाहर से मैच देख रहे थे, जोर से तालियां बजा रहे थे और अपने जो खिलाड़ी हैं उनका हौसला बढ़ा रहे थे, और साथ में ही अपनी जो ठंड हमें लग रही थी उस ठंड को भी दूर भगा रहे थे। There was a moment when I noticed our breaths
mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war, a football match. No one dies in football match, no children are orphaned, no wives become widows. उसी फुटबॉल मैच के दौरान वो दोनों काफी एक दूसरे के पास आ गए, करीब आ गए, और तब जो है वुल्फ ने जिम को बोला कि यही तरीका होना चाहिए अपने सारे प्रॉब्लम्स को, अपने सारे जितने भी डिफरेंसेस है, वॉर है, रिजॉल्व करने का तरीका यही होना चाहिए, एक फुटबॉल मैच। क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई सैनिक मरता नहीं है, और फुटबॉल मैच की वजह से कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, और कोई वाइफ जो है वो विडो नहीं होगी। I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning, probably. We laughed at that and together we watched the game, sad to say. जिम ने बोला कि मैं तो क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा, क्योंकि अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इंग्लैंड की क्रिकेट की टीम है, जबकि जर्मनी की कोई इंग्लैंड की टीम सॉरी क्रिकेट की टीम नहीं है। हाँ, जर्मनी की फुटबॉल टीम बहुत ही स्ट्रांग है। Connie, Fritz won 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. तो वो जिम कहता है कोनी 2 गोल के मुकाबले 1 गोल से हम हार गए। फ्रिट्ज जो है यानी कि जर्मन जो है वो 2-1 से जीत गए, लेकिन हैंस वुल्फ जो है उसने उदारता दिखाते हुए ये कहा कि हमारा जो गोल है वो थोड़ा सा उनसे बड़ा था, इसलिए ये जीत फेयर नहीं है। The time came, and all too soon, when the game was finished. The schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. तो फिर वो अपने लेटर में लिखता है कि वक्त अब आ गया था, और बहुत जल्दी आ गया, जब हमारे स्नैप्स ख़त्म हो गए, रम ख़त्म हो गई, सॉस ख़त्म हो गए, और अब हमें पता था कि जो वक्त है वो पूरा होने वाला है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. तब मैंने हैंस को विश किया और उसको कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम जल्दी ही अपनी फैमिली से मिलो। That the fighting would end and we could all go home. और वो ये कह रहा था कि जल्दी ही ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए और हम सब अपने अपने घर चले। I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt. तो वुल्फ कहता है, मुझे लगता है कि हर एक सोल्जर, चाहे वो किसी भी साइड का हो, इस तरफ का या उस तरफ का, वो यही चाहता है कि लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए और वो घर चला जाए। फिर वो जिम मैकफर्सन को टेक केयर कहता है, और कहता है कि मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा और शायद तुम भी नहीं भूलोगे। उसने जिम को सैल्यूट किया और फिर धीरे धीरे वहां से जाने लगा। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. तो फिर वो जो है उसने एक बार मुड़ के हाथ हिलाया और फिर उन सब ने अपने ग्रे कोट पहनकर वापस अपने ट्रेंचेस की तरफ चले गए। That night back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. उस रात हम अपने अपने डगआउट्स में, डगआउट मतलब जहाँ पर वो छुपे हुए होते हैं ग्राउंड के अंदर, है ना, हमने ये सुना कि वो जो दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो कैरोल गा रहे थे। कैरोल क्या होते हैं? ये जो क्रिसमस की नाइट को ये जो गाने गाते हैं, दैट आर नोन एज कैरोल, और उनको काफ़ी अच्छे से गा रहे थे। इट वाज स्टिल नैश, जिसका मतलब होता है साइलेंट नाइट, वो ये गा रहे थे। और हमारे जो बॉयज़ थे उन्होंने भी कोरस में उनका साथ दिया जब वो गा रहे थे वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच, और बदले में हमने भी उनके साथ कई सारी कैरोल्स गाई, और फिर एकदम से शांति हो गई। हम सब ने बहुत ही अच्छा वक्त बिताया था, जो कि शांति से भरा हुआ और गुडविल से भरा हुआ था, और मैं इस ट्रेजर को तब तक अपने दिल में बिठा के रखूंगा, समा के रखूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा।
Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of. वो ये कहता है कि डियरेस्ट कॉनी, अगले साल जब क्रिसमस आएगी तब ये वॉर और कुछ नहीं बल्कि एक एक टेरिबल मेमोरी की तरह हमारे दिमाग में बसी हुई रहेगी। आज जो भी हुआ और हमने जो भी महसूस किया उससे यही पता लगा कि दोनों तरफ की आर्मी जो है वो सिर्फ पीस चाहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही हम वापस मिलेंगे। Okay, now we have reached to comprehension check. Question number one is who had written the letter to whom and when? Letter किसने लिखा, कब लिखा और किसके लिए लिखा? तो Jim McPherson had written the letter to his wife Connie McPherson और लिखा था December 26, 1914 को। Question two, why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? तो वंडरफुल चीज़ क्या हुई थी कि जो जर्मन और इनके खिलाफ जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध के दौरान क्या हुआ था, एक वक्त ऐसा आया था कि क्रिसमस के दिन ये दोनों एक दूसरे के पास गए और नोमैन्स लैंड में इन्होंने एक दूसरे की चीज़ें, खाने की चीज़ें शेयर की और काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताया और एक फुटबॉल मैच भी खेला था। थर्ड क्वेश्चन इज What jobs did Hans Wolf and Jing McPherson have when they were not soldiers? जब वो सोल्जर्स नहीं थे तो वो दोनों क्या करते थे? तो हमने देखा था कि उनमें से जो हैंस वुल्फ था डसलडॉर्फ का था, वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था। और जहाँ तक जिम मैकफर्सन का सवाल है वो डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर था। फोर्थ क्वेश्चन इज हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? तो क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था और अगर नहीं तो वो कैसे इन सब चीज़ों के बारे में जानता था? तो हमें पता है कि हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था, लेकिन उसको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम था, इंग्लैंड के बारे में मालूम था, डॉर्सेट के बारे में अपने स्कूल की वजह से और जो किताबें वो इंग्लिश में पढ़ता था उनकी वजह से। फिफ्थ क्वेश्चन इज डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है जिम मैकफर्सन वॉर से वापस आया होगा और अगर हाँ तो ऐसा लिखा तो नहीं है बुक में, लेकिन ये बहुत ही अनलाइकली है कि जिम मैकफर्सन जो है वो वापस आ पाया होगा वॉर से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स में उसको सेलो टेप से जो टिन बॉक्स मिला था उसको, वो लास्ट लेटर था जिम मैकफर्सन का। अगर उसके बाद उसने लेटर लिखा होता तो उसके बारे में भी यहाँ कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिला दिखा होता। तो और इसके बाद जो मैच, फुटबॉल मैच के जो रिजल्ट है 2-1, वो भी ये दर्शाता है कि हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि जो एक्चुअल वॉर भी जो है जर्मन्स ने जीत लिया होगा। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. फिर वो कहता है कि मैंने उस लेटर को वापस उसी बॉक्स में डाल दिया और फिर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह मैं चल पड़ा उस एड्रेस की तरफ जो एड्रेस उस लेटर पे लिखा हुआ था। और पूछते पाछते जब मैं उस जगह तक पहुंचा तो मैंने देखा कि हाउस नंबर 12 जो है वो जला हुआ, एक बर्बाद हो चुका, डिस्ट्रॉय हो चुका एक घर है। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddled headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? तो फिर उसने पास के ही घर में, पड़ोस के घर में दरवाज़ा खटखटाया और जानने की कोशिश की कि क्या पड़ोसी को ये पता है मिसेस मैक फर्सन जो है वो कहाँ है। तो वो पड़ोसी कहता है कि हाँ, मैं उनको जानता था, वो बहुत ही प्यारी लेडी थी, थोड़ा सा कंफ्यूज रहती थी, लेकिन जिस उम्र में वो थी तो इस उम्र में आमतौर पर लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, मतलब वो काफ़ी ओल्ड एज थी। 101 years old, she had been in the house when it caught fire.
No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. मिसेस मैकफर्सन जो है वो 101 साल की थी जब वो उस घर में थी और जिस दिन आग लगी। कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, लेकिन आग लगने का कारण शायद मोमबत्तियां, कैंडल्स हो सकती हैं। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. ओके, तो वो हमेशा कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी क्योंकि उनको लगता था कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी शायद, और इलेक्ट्रिसिटी उनको बहुत महंगी लगती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। और जो फायर फाइटर, जब आग लगी फायर फाइटर्स आए और उन्होंने उसको वहां से निकाला। अब वो जो है एक नर्सिंग होम में है जिसका एड्रेस पड़ोसी ने बता दिया। अगेन अ कॉम्प्रिहेंशन चेक। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? तो वो ब्रिडपोर्ट मिसेस जिम मैकफर्सन से मिलने गया था ताकि वो जिम का लेटर उनको दे सके। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ? तो वो 101 ईयर्स ओल्ड थी। वेयर वॉज शी? अब वो कहाँ थी? तो वो अब एक नर्सिंग होम में थी आग लगने के बाद। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम easily enough. There were paper chains up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with the lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. तो वो कहता है कि उसको आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया। जब वो वहाँ पर गया तो वो जो हाउस नर्सिंग होम था वो जगमगा रहा था, और वो क्रिसमस के दिन जैसे सजावट होती है वहाँ पर सजावट हो रखी थी। उसने बताया कि वो मैकफर्सन का एक फ्रेंड है जो उसको क्रिसमस प्रेजेंट देने आया है। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. तो सभी लोग जो है वो कहाँ मौजूद थे? डाइनिंग हॉल में, डाइनिंग रूम में, जहाँ पर वो लोग सब ने पेपर हैट पहन रखी थी और वो गा रहे थे। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. जो मैट्रन थे उन्होंने भी हैट पहन रखी थी और वो मुझे देखकर काफ़ी खुश थे। उन्होंने मुझे पाई भी दिया, मीन्स का मीट का टुकड़ा, मीट से बना हुआ कुछ था वो पाई। और फिर वो मेरे साथ कॉरिडोर तक आई और उन्होंने कहा कि मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद अदर्स, शी टोल्ड मी। तो उन्होंने कहा कि मैकफर्सन जो है वहाँ पर मौजूद नहीं। शी इज़ rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits. So I'm sure she'll be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. वो जो हैं आज थोड़ा कंफ्यूज सी हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम उनको रेस्ट करने दें क्योंकि उनकी कोई फैमिली नहीं है, उनसे कोई मिलने नहीं आता। लेकिन क्योंकि आप आज उनसे मिलने आए हो तो वो थोड़ा सा खुश ज़रूर होंगी आपको देखकर। और फिर वो मुझे लेकर गई एक कंजर्वेटरी में जहाँ पर विकर चेयर्स मौजूद थे। विकर चेयर्स मतलब बुनी हुई चेयर्स, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये विकर चेयर्स होती हैं। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। और वो मुझे वहाँ छोड़कर चली गई। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. I think it's yours. तो कोनी जो है अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, तो वो व्हील चेयर में बैठी हुई थी। और यहाँ पर बताया गया है कि उनकी ड्रेस कैसी थी, उनके बाल कैसे थे। तो वो लेखक जो है वो जाकर बोलता है हेलो कोनी। तो वो धीरे से उनकी तरफ देखती है और पहचानने की कोशिश करती है। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस एंड आई थिंक इट्स योर्स। तो वो फिर उनको वो लेटर लाकर देता है और बोलता है कि मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। वो टकटकी लगाकर मुझे देखती रही। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने वो बॉक्स खोलकर वो लेटर उनको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकम suffused with a sudden
ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। तो जैसे ही उन्होंने वो बॉक्स देखा उनकी आंखें जो है जगमगा उठी और वो पहचानने लगी और खुशी से उनका जो चेहरा है वो एकदम चमकने लगा। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने उनको बताया कि किस तरह से मुझे जो है वो लेटर मिला, किस तरह से मुझे वो डेस्क मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे सुन रही। फॉर अ while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. थोड़ी देर तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उस लेटर को बड़े प्यार से अपनी उंगलियों उंगलियों उस पे फेर रही थी। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear. Sit down. तो वो उसको जिम समझ रही थी और वो कह रही थी, अपनी आंखों में आंसू लेकर उन्होंने कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे और आखिरकार तुम आ ही गए, आओ मेरे पास बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। तो फिर वो जब उनके पास बैठा तो उन्होंने उसके गाल पे किस करके और ये कहा कि मैं तुम्हारे लेटर कई बार पढ़ती हूँ, हर रोज़ पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मुझे हमेशा ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम फाइनली मेरे पास आ गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब जब तुम खुद आ ही गए हो तो क्यों ना तुम ही ये लेटर मेरे लिए पढ़ दो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये कर दोगे जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ वापस सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, एंड देन परहैप्स वील हैव सम टी, और शायद उसके बाद हम कुछ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मेर्जीपैन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मेर्जीपैन। तो वो ये कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए मेर्जीपैन बनाया है और मुझे पता है कि तुम्हें वो कितना पसंद है। ओके, फाइनली जाने से पहले एक कॉम्प्रिहेंशन चेक और है, इसको भी कंप्लीट करते हुए चलते हैं। हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज, वो किसको समझ रही थी, अपना जो विजिटर था वो क्या मान रही थी, वो कौन है? तो हमें पता है कि वो समझ रही थी कि जिम खुद जो है वो वापस आ गया है। Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? तो ऐसा सेंटेंस जो ये दिखा रहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा रहा था, वो सेंटेंस है जब उसने ये कहा था कि आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई थिंक शी वॉज नॉट लिसनिंग। तो ये जो सेंटेंस है वो बता रहा था कि मैं कौन हूँ, मैंने ये कैसे लेटर मुझे कैसे मिला और कैसे ये डेस्क मुझे मिला, लेकिन वो मुझे सुन नहीं पा रही थी। तो दैट्स ऑल folks for today. Hope you had a great session with me. Thank you and have a nice day and study well.